गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में आप लोग लंबाई का और द्रव्यमान का मात्रक पढ़े थे। अब इस क्लास में आप समय के मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। समय के मात्रक यूनिट्स ऑफ टाइम, सौर दिवस सोलर डे, सूर्य का किसी अमोत्तर से दो क्रमागत बार गुजरने के बीच का समय एक सौर दिवस कहलाता है तथा पूरे वर्ष के सौर दिवसों के माध्य को माध्य सौर दिवस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक वर्ड आया है यामोत्तर। यामोत्तर वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे पृथ्वी गोली है, ठीक है, गोली आकृति है, तो उसी पृथ्वी के पृष्ठ पर कोई एक बिंदु ले लीजिए, उसी बिंदु के परितः पृथ्वी के आर पार जाने वाला जो पृष्ठ होगा, अगर पृथ्वी को दो भागों में काट देंगे, मान लीजिए काल्पनिक काट लेते हैं, तो काल्पनिक जो काट होगी उससे जो पृष्ठ मिलेंगे दो पृथ्वी के, वही पृष्ठ क्या होते हैं? यामोत्तर। तो सूर्य का किसी यामोत्तर से दो क्रमागत बार गुजरने के बीच का समय एक सौर दिवस कहलाता है। अर्थात आप इसी को दूसरी लैंग्वेज में बता सकते हैं कि एक दोपहर से दूसरे दोपहर, एक दोपहर से जो दूसरा अगला दोपहर होगा उसके बीच के समयांतराल को ही क्या कहते हैं? एक सौर दिवस। यानी कि दो क्रमागत दोपहरों के बीच के समय को क्या कहते हैं? सौर दिवस कहते हैं। तथा पूरे वर्ष के सौर दिवसों के माध्य को माध्य सौर दिवस कहते हैं। देखिए एक दोपहर से अगले दोपहर के बीच का जो समयांतराल होता है वही सौर दिवस कहलाता है। जो सौर दिवसों का मान होता है वो हमेशा थोड़ा बहुत अंतर होता है, लगातार बराबर नहीं होता। मौसम के अनुसार जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात है तो उसमें छोटे बड़े होते रहते हैं। तो पूरे वर्ष का जो सौर दिवस होता है उसका एक एवरेज, उसका औसत, उसका माध्य लेते हैं। तो पूरे वर्ष के जो सौर दिवसों का माध्य होगा, औसत होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? माध्य सौर दिवस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला मात्रक है सौर वर्ष, सोलर ईयर। सोलर ईयर क्या होता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय एक सौर वर्ष कहलाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो एक पूरा चक्कर लगाने में, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है, जितना समय लगता है उसी समय को हम क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं, सोलर ईयर कहते हैं। और एक सौर वर्ष का मान कितना होता है? 365.25 365.25 माध्य सौर दिवस। माध्य सौर दिवस को कहते हैं एक दिन को, यानी कि इतने दिन होता है एक सौर वर्ष में। क्या होता है? 365 ठीक है 25, ठीक है, इतने माध्य सौर दिवस होते हैं। इसके बाद है चंद्रमास, लूनार मंथ। चंद्रमास, लूनार मंथ। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय एक चंद्रमास कहलाता है। आप जानते हैं पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी एक ग्रह होती है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, आकाशीय पिंड, उन्हें ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी क्या हो गई? एक ग्रह हो गई। और जो ग्रहों की चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं। तो चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। तो ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर जितने समय में पूरा करता है वही समय क्या कहलाता है? चंद्रमास, लूनार मंथ। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है? एक चंद्रमास कहलाता है। और एक चंद्रमास कितना होता है? एक चंद्रमास इक्वल टू 27.3 दिन। ठीक है, यानी कि लगभग 27 दिन के बराबर होता है। अब इसके अलावा समय के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे शताब्दी आप यूज करते हैं। 1 शताब्दी इक्वल टू क्या होता है? 100 ईयर, 100 वर्ष। 100 वर्ष को एक शताब्दी कहते हैं। इसके बाद नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड का कितना होता है? 10⁻⁹ सेकेंड। नैनो क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। ठीक है, प्रीफिक्स होता है। तो नैनो वर्ड कहीं भी रहता है उसकी वैल्यू आप नैनो की स्थान पे क्या रखेंगे? 10⁻⁹। तो नैनो सेकेंड कितना बराबर हो जाएगा? 10⁻⁹ सेकेंड। और 1 सेक, ये क्या है? सेक। 1 सेक, एक सेक इक्वल टू होता है 10⁻⁸ सेकेंड। 10⁻⁸ सेकेंड को क्या कहते हैं? एक सेक। दरअसल
ये एक से एक समय लिया कहां से गया है, जैसे परमाणुओं में आप जानते हैं जब वो उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है तो उत्तेजित अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पर 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरकर फिर से वापस लौटने लगता है। जब कहीं से ऊर्जा मिलती है परमाणु को तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, यानी किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, वहां पर थोड़ा सा ठहर कर, और कितना समय ठहरता है, 10⁻⁸ सेकंड ठहरता है और फिर वो निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौटने लगता है। तो उसी ठहराव को, जो 10⁻⁸ सेकंड का ठहराव है 10⁻⁸ सेकंड का, उसी को क्या कहते हैं, एक सेक। तो एक सेक इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁸ सेकंड। एक वर्ष इक्वल टू होता है 365 दिन। अगर इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो एक वर्ष में कितने सेकंड होंगे, 3.156 इंटू 10⁻7 सेकेंड। 365 दिन है, 365 में आप, चूंकि आप जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक घंटे में 60 मिनट होता है तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक मिनट में 60 सेकंड होता है तो एक 60 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे टोटल कितना आता है, 3.156 इंटू 10⁻7 सेकेंड। इनके अलावा अब देख लीजिए, एक माइक्रो सेकंड इक्वल टू होता है 10⁻⁶ सेकंड। माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, माइक्रो वर्ड जो है वो 10⁻⁶ के इक्वल होता है, ये भी एक प्रीफिक्स है, तो ये ध्यान रखिएगा क्या है, माइक्रो सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁶। जहां भी माइक्रो वर्ड आता है वहां 10⁻⁶ आप रख सकते हैं। तो 1 पिको सेकंड, पिको मीन्स होता है 10⁻12, तो एक पिको सेकंड इक्वल टू 10⁻12 सेकेंड। और एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो एक दिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 86,400 सेकंड। ठीक है, 86400। ठीक है, वो एक दिन इक्वल टू 86,400 सेकंड। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए, कुछ लंबी दूरियां मापने की विधियां होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी दूरियां, खगोलीय दूरियां, बहुत लंबी लंबी दूरियां, बड़ी बड़ी दूरियां नापने के लिए कुछ अलग विधियां होती हैं, उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें पहली विधि है लंबन विधि। लंबन विधि, इस विधि का प्रयोग क्या करते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, किसी तारे की दूरी, ठीक है, ये खगोलीय दूरियां नापी जाती हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का एक भाग है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी स्टार है या सूर्य है, सन है। अगर आप इस बिंदु ए के सापेक्ष अगर आप उसको देखते हैं तो आपकी दृष्टि रेखा ऐसे जाएगी, और अगर बिंदु बी से देखेंगे तो दृष्टि रेखा ऐसे जाएगी। ठीक है, तो एक प्रेक्षण बिंदु ये है, यानी कि हम यहां से देखते हैं उसको, सूर्य को, ये सूर्य है, यहां से हम सूर्य को देखते हैं और एक बार यहां से देखते हैं, तो यहाँ ये प्रेक्षण बिंदु है, ये प्रेक्षण बिंदु है, ए और बी दो प्रेक्षण बिंदु है। तो प्रेक्षण बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी कि ये स्थिति यहाँ है, ये स्थिति यहाँ है, तो जो स्थिति में परिवर्तन हुआ, इसी स्थिति में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, लंबन। ये लंबन कहलाता है, इसी को आधारक कहते हैं। इसको, इस दूरी को हम स्मॉल बी से दिखा रहे हैं। अब ये जो कोण है, इस लंबन द्वारा जो कोण बनता है सूर्य पर, इसी को क्या कहते हैं, लंबन कोण। तो मान लेते हैं लंबन कोण कितना है, थीटा, और प्रेक्षण बिंदु से उस सूर्य की दूरी, ठीक है, कितनी है, कैपिटल डी। तो यहां से भी दूरी कितना है, कैपिटल डी, क्योंकि बड़ी दूरियां हैं तो ये दूरियां लगभग क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखिए, एक यहाँ पर कोण बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, कोण बन गया। आप जानते हैं फार्मूला, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे कोण कितना है, थीटा, और चाप कितना है, चाप ये लगभग उसी के बराबर होगा आधारक के, तो चाप कितना है, बी, और त्रिज्या क्या है, कैपिटल डी। तो हम दूरी ज्ञात करते हैं, तो कैपिटल डी का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन थीटा। ठीक है, इससे निकाल लेंगे। अब आपको यहाँ इस सूत्र में ध्यान रखिएगा, जब भी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या ये सूत्र लगाना होता है, तो यहाँ पर जो कोण होगा थीटा, इसको किस में लेंगे, रेडियन में। अगर ये अंश में दिया हुआ है तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। और आप जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 अंश। पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है,
180 अंश। ठीक है, तो एक अंश बराबर कितना हो जाएगा, एक अंश इक्वल टू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। समझ में आ रहा है, एक अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। अगर मान लीजिए ये कोण रेडियन में दिया है तो डायरेक्ट आप उसी का मान रख देंगे। अगर ये कोण रेडियन में न देकर अगर अंश में दिया हुआ है तो अंश में दिया हुआ है तो आप उसमें पाई बाई 180 का गुणा कर देंगे। पाई बाई 180 का गुणा करने पर क्या होगा, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वो 45 अंश दिया हुआ है, 45 अंश, ठीक है, तो आप थीटा को आप अंश में नहीं रखेंगे बल्कि किस में रखेंगे, रेडियन में। तो थीटा इक्वल टू अगर 45 अंश दिया है तो अंश हटाकर उसके स्थान पे गुणा कर देंगे किसका, पाई बटे 180, तो ये रेडियन में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेडियन में वैल्यू आएगी यही रेडियन वाली वैल्यू यहां पर रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए अगर ये कोण दिया हो, ये थीटा 1 ये थीटा 2, अगर ये कोण दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला कोण नहीं दिया, आपका लंबन कोण नहीं दिया हुआ है, अगर ये दोनों कोण दिया हुआ है, ठीक है, प्रेक्षण बिंदु से लंब और जो दृश्य रेखा है उसके बीच का कोण दिया हुआ है, दोनों प्रेक्षण बिंदु, जैसे ये प्रेक्षण बिंदु है यहाँ पर लंब है और ये इस प्रेक्षण बिंदु से दृश्य रेखा है, इनके बीच का कोण कितना है, थीटा 1। एक ये प्रेक्षण बिंदु है, इस प्रेक्षण बिंदु से लंब रेखा है और ये दृश्य रेखा, इनके बीच कोण दिया है थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू दिया हो तो यहाँ पर जो थीटा निकालेंगे आप, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, आप इसी से फाइंड कर लिया कीजिए। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो उसके लगभग बराबर आ जाएगा, तो ये मान आप रख देंगे। ओके, इसके बाद बड़ी दूरियां मापने के लिए एक है खगोलीय पिंड का आकार ज्ञात करना या मापना आप ले सकते हैं। To measure size of an astronomical ऑब्जेक्ट, किसी खगोलीय पिंड का आकार ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए ये चंद्रमा है, जैसे मान लीजिए ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है और यहां पर पृथ्वी है, पृथ्वी, ये अर्थ है, अर्थ। ठीक है, अब यहां पर देखिए जैसे इसका ये व्यास है, ये इसका आकार मान लीजिए व्यास है ए और बी, ये व्यास है, यहां पर प्रेक्षक बिंदु है, यहां से अगर आप देखते हैं इसको तो ये दृश्य रेखा यहां से ऐसे जाएगी और यहां से दृश्य रेखा ऐसे जाएगी ये, और मान लेते हैं ये कोण थीटा है। ठीक है, दोनों दृश्य रेखाओं का जो है, दोनों दृश्य रेखाएं प्रेक्षक बिंदु पे मिल रही है, प्रेक्षक बिंदु पर इनके बीच कोण कितना है, थीटा है, और इसका जो व्यास है, ठीक है, इसका व्यास मान लेते हैं स्मॉल डी है और यहां से इसकी दूरी को हम मान लेते हैं कैपिटल डी है, कितना है, कैपिटल डी है। तो फिर वही फार्मूला लगेगा क्या, तो ये चंद्रमा है ना, चंद्रमा, ये चंद्रमा का व्यास है, इसी का आकार नापा जाता है। तो आप जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, त्रिज्या। तो कोण यहां आपको मालूम है थीटा, चाप कितना है वही डी और त्रिज्या कितनी है, कैपिटल डी। तो यहाँ पे उसका आकार मापा जाता है तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इंटू कैपिटल डी। ठीक है, इससे आप फाइंड कर लेंगे। यहां भी ध्यान रखेंगे, यहां भी कोण का मान क्या रखेंगे, आप रेडियन रखेंगे। जहां भी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फार्मूला लगेगा
वहां पर कोण हमेशा किसमें रहेगा, रेडियन में रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा।